हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे थे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चैलेंज कर रहा हूँ और उनको वार्न कर रहा हूँ कि घबराने का वक्त शुरू हो गया है। हमें तो लग रहा है घबराने का वक्त ख़त्म हो गया है। घबराने का वक्त तो शुरू उस वक्त हुआ था जब ये ऐसा दिखाई दे रहा था, जब मुश्तरका इजलास जो था, पार्लिमानी इजलास, उसको मुलतवी करना पड़ा था। इत्तेहादी आंखें दिखा रहे थे, लेकिन बहरहाल यकायक सब कुछ ठीक हो गया। मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया। वो तमाम बिल जो गवर्नमेंट चाहती थी वो वहाँ से बआसानी उन्होंने अक्सरियत के साथ उसको पास भी करा लिए। तो ये तो तमाम चीज़ें हो चुकी हैं और अपोजिशन के जो दावे थे, जो बड़े उनकी प्रेडिक्शंस थी, वो सब के सब धरी के धरी रह गई और पार्लियामेंट में एक दफ़ा फिर पीटीआई की हुकूमत को की नसीब हुई जीत और अपोजिशन को पसपाई का सामना करना पड़ा। बहरहाल इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, ख़ासतौर पर ईवीएम मशीन के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, उस पर जो सवालात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अभी भी बरकरार हैं। बहुत सारे सवालात हैं, आज के प्रोग्राम करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 18 माह पुरानी रिपोर्ट, वो आज भी जूं के तूं हैं, उसको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है। उस पर भी ज़रा बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ़ करा देती हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं कादिर मंदुखेल साहब, MNA हैं पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम जी कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जावेद अब्बासी साहब, फॉर्मर सेनेटर PMLN। अस्सलाम वालेकुम जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, MNA PTI के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। जावेद अब्बासी साहब, आपसे अगर मैं इस बात का आगाज़ करूं कि आप लोगों के लोग हमेशा ही कम हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि इत्तेहादी नाराज़ हो गए हैं, साथ नहीं देंगे। PTI के अंदर इतने लोग हैं, वो उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन ये सब बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं। जब इजलास होते हैं, मुश्तरका इजलास होते हैं, बिल पास कराने के मामलात होते हैं, तो शिकस्त अपोजिशन के नसीब में होती है और फतह याब होती है हुकूमत वक्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो यह है जी कि अद्दी तादाद ज़ाहिर है हुकूमत के पास है, तभी वो हुकूमत है और ये हम सबको भी इस बात का इल्म था और है भी। जब जॉइंट सेशन में, जो कि नेशनल असम्बली में उनकी अक्सरियत और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन के पास बहुत ही थोड़ी अक्सरियत जरूर है, लेकिन जॉइंट सेशन में हमें पता है, पहले भी जॉइंट सेशन जब हुए हैं तो हुकूमत को अद्दी तादाद में उनकी बढ़तरी रही है। ये जो बिल थे, इस पे बड़े प्रोग्राम हमने किए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जॉइंट सेशन इससे पहले बुलाया था। फिर उन्होंने खुद ही उस जॉइंट सेशन को इस बात पे मुलतवी किया कि नहीं, आप अपोजिशन से बात करेंगे। हालांकि वो बात नहीं करना चाह रहे थे। उस दिन उनके इत्तेहादी भी उनसे खफा हो गए थे। जो इत्तेहादी जिनको मनाते थे, इत्तेहादियों को मना के लाते थे, वो भी जरा उन्होंने भी हाथ खींचा हुआ था और अपने भी PTI के बहुत सारे MNA जो थे उस दावत पर तशरीफ नहीं लाए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इजलास जो है वो मौखर करना पड़ा। मैंने कई प्रोग्राम किए जिसमें इत्तेहादी ये बात कह रहे थे, MKM के भी साथी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काफ के साथी भी कह रहे थे कि हम किसी तौर पर इस सलाह को, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं सपोर्ट करेंगे कि ये अगर लॉ पास हो गया तो आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होंगे। और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, हम इस इलेक्शन में उनको वोट नहीं देंगे। और GDA के लोग भी ये बात कहना शुरू हो गए। तो फिर हमें यकीन हो गया था कि चूंकि नेक्स्ट इलेक्शन सारे चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आप अंदाजा करें कि ऐसा लॉ इन्होंने पास करवाया ताकत की बुनियाद पर, जिसको सबसे ज्यादा इसकी मुखालफत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन ने ये अख्तियार दिया हुआ है। आइन ने किसी और को अख्तियार नहीं दिया, ना हुकूमत को दिया, ना किसी और को। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आप बात करें, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो 18 माह पुरानी रिपोर्ट, उस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। लेकिन इसको आगे लेके चलते हैं। कादिर मंदुखेल साहब, ये तो मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से उन्होंने करा लिया ना, आज सेनेट से भी 3 बिल मंजूर हो गए वहाँ पे, जबकि हुकूमत की अददी अक्सरियत भी उसको हासिल नहीं है। और पीपल्स पार्टी का जो जादू है, जब वो, अगर पीपल्स पार्टी वो जादू चलाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता उस जादू को। जिस जादू से आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया था सेनेट में, तो वो जादू इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने डेलिबरेटली नहीं चलाया या चला नहीं? मेरे ख्याल में आमिर लियाकत हुसैन ने तो बड़ी क्लियरली कहा कि मैं हाय नहीं हूँ, मुझे लाया गया। फवाद चौधरी ने उससे ज़्यादा क्लियरली कहा कि जी मैं लेकर आया हूँ। ठीक है,
नहीं, वो तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया 2-4 घंटे बाद। आपको याद होगा पिछले हफ्ता 10 दिन पहले एक मेरा बिल जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो तहरीक थी वो पास हो गई, अक्सरियत थी हमारी असम्बली में। एक मियाँ जावेद साहब की मुस्लिम लीग नून की थी, वो पास हो गई, और हुकूमती रुकन की खातून रुकन उनकी रिजेक्ट हो गई है। उसके अगले दिन इमरान नियाज़ी साहब ने इत्तेहादियों की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में इत्तेहादी जो JDA, काफ लीग और MQM ने क्लियरली मना कर दिए कि ना इस AVM के ऊपर हमें कोई आपने ब्रीफिंग दी है, ना हमसे मशवरा किया, हम नहीं मानते उनको, ठीक है। जबकि वज़ीर इनका IT वज़ीर तो उसने खुद कहा हम नहीं मानते। उसके बाद फिर इमरान नियाज़ी साहब मजबूर हो गए, उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब को बोला कि आप एक काम करें, आप अपोजिशन को एतमाद में लें। चलो, हमने तो उस वक्त भी कहा कि आप नाकाम हो गए, मगर उन्होंने बात ट्विस्ट कर दी है कि चूंकि हम चाह रहे कि कंसेंसस से ये बिल पास हो, तो कंसेंसस स्पीकर को दावती में 1 मिनट और लूँगा। स्पीकर ने जॉइंट अपोजिशन को ख़त लिखा कि आप आइए, हमसे बैठे, ये AVM वगैरह इस बिल के ऊपर जो ना हमसे डिस्कशन करें। जी बिल्कुल। मुत्तहिदा अपोजिशन ने जवाब में उसको ख़त लिखा कि ठीक है, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आप कमेटी वगैरह बना लें और डिस्कस करते हैं। और फिर अचानक रात को मैसेज आ जाता है कि सुबह 12 बजे जो है ना वो जॉइंट सेशन है। तो यही बात बिलावल भुट्टो साहब ने, यही बात शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर के सामने ये बात कही है कि जनाब अली, आप तो कम से कम अपनी कुर्सी का लाज रखें, आपको एक इख्तियारात दिए, एक मैंडेट दिया है, या आपको बेवकूफ बनाया है, तो आप कम से कम एक सेशन एडजर्न करें, हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने भी खैर बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था, ये मामला अभी से नहीं चल रहा था, आपको पता है पिछले हफ्ते की बात है, 18 महीने 2 साल से चल रहा था। पिछले हफ्ते में जॉइंट सेशन कॉल किया था, वापस भी ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, वो जाहिर है अपनी अपनी जाहिर क्या मतलब, वो तो जब एक चीज भी होती है, ख्वाहिशें भी होती है। चलो मैं सब चीजों में मैं समझता हूँ हुकूमत की नीयत अच्छी थी, उसने कहा अपोजिशन को एतमाद में लेना है, तो क्यों नहीं लिया। चले, हुकूमत की नीयत अच्छी थी, ऑपोजिशन को एतमाद में लेना चाहते थे, लेकिन फिर क्यों नहीं लिया रमेश कुमार साहब, क्यों नहीं लिया? नादिया, पहली चीज तो ये कि मेरे भाई ने जो बात की, कादर मंदोखेल मेरा पुराना ह्यूमन राइट्स के हवाले से साथी है। प्राइवेट मेंबर डे जो है उस दिन जो है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन की बात नहीं होती है, उस दिन मेंबरों की बात होती है कि जो भी मेंबर अच्छा बिल लेके आए और उसको मेंबर खुद अपनी मर्जी से सपोर्ट करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन का जिक्र नहीं होता। तो उस बिल को गवर्नमेंट अपोजिशन की हार या जीत समझा जाए। दूसरे दिन दूसरी बात यह कि जो असेंबली का इजलास मौखर किया गया, मौखर इस वजह से किया गया, कोई अपोजिशन अपना इत्तेहादियों की बात नहीं थी, सिर्फ ये बात थी कि गवर्नमेंट स्पीकर जो है उसने एक प्रपोजल दिया कि मुझे हफ्ते का टाइम दिया जाए कि मैं हफ्ते के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के जितने भी पार्लियामेंट लीडर्स हैं उनको मैं सेटिस्फाई करूं। स्पीकर की बात को माना गया। अच्छा, रमेश कुमार साहब माजरत के साथ मान गए होंगे, मैं इसलिए थोड़ा सा शकूक शुबात का शिकार हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कमल शोजब आई थी और मैंने उनसे यही सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था हमने मौकर इसलिए किया कि इत्तेहादियों को कुछ रिजर्वेशंस थी, उनके कुछ सवालात थे, हमें उनको मुतमईन करना है, उनको मुतमईन करेंगे, मुश्तरका पार्लियामेंट का सेशन बुला लेंगे। देखें, जो इत्तेहादी थे, इत्तेहादियों को सेटिस्फाई करना, इत्तेहादियों को पहले भी पता था, इत्तेहादियों की अगर कुछ ऑब्जर्वेशन थी वो उसी रात को भी सेटिस्फाई हो सकते थे, मगर मेन चीज अपोजिशन की थी। स्पीकर ने जब बात की कि मैं उनको सेटिस्फाई करूं, जब इनको दिया गया एक मौका, तो माजी की तरह जब सेनेट में भी जब बिल गया तो भी अपोजिशन को मौका दिया गया, अपोजिशन को कहा गया कि आप कमेटी बनाएं, वहां पे डिस्कस करें। 2 महीने कमेटी के अंदर बिल पड़ा रहा, मगर मौलाना फजल रहमान ने जब नून लीग को कह दिया कि आपको लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं बनना है, कॉल लेटर दिया था जिसका स्टीयरिंग कमेटी ने जवाब दिया था। जवाब देते ना बिल्कुल, स्टीयरिंग कमेटी ने जवाब दिया जब स्पीकर ने लेटर लिखा, अपोजिशन ने जवाब दिया, बैठने की फिर क्या हुआ? बात इस पे करना चाह रही थी क्योंकि असल जो टॉपिक है वो बात ये है कि चले जी बिल पास हो गया, कानून बन गया, अमल दरामद कैसे होगा? वो तहफ़्फ़ुज़ात जो इलेक्शन कमीशन के हैं, इलेक्शन कमीशन असल जिम्मेदार है इलेक्शन कंडक्ट कराने का, ना ये हुकूमत है ना कोई और हुकूमतें हैं। जब उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए तो फिर ये इलेक्शन ईवीएम के थ्रू कैसे होंगे? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या अगले इलेक्शन ईवीएम के थ्रू होंगे, इसकी गारंटी ले भी अभी कोई लेने को तैयार नहीं है। इलेक्शन के कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मैं आपसे शेयर करूंगी मुख्तसर सा ब्रेक के बाद। वापस आते हैं, जरा डिटेल अपने नाज़रीन को क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इलेक्शन कमीशन ने उठाए हुए।
टेलीविजन प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं जाऊँ जावेद अब्बासी साहब की तरफ, इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात जो कि 18 माह पुरानी रिपोर्ट है। ईवीएम के इस्तेमाल के लिए 150 अरब से ज़ायद अखराजात होंगे, जबकि 2018 के आम इंतखाबात में 20 से 25 अरब के खर्चा हुआ था। एक मशीन का खर्चा 2 लाख रुपए है। 2023 के इंतखाबात के लिए कम से कम 8 लाख मशीनें मंगानी पड़ेंगी। 2 से 3 लाख IT माहिरीन की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम मशीनों को कहाँ रखा जाएगा? डेटा सेंटर भी अभी मौजूद नहीं है। बाहिफाजत मशीन्स को लेकर जाना और उनको वापस लेकर आना, यानी उसकी ट्रांसपोर्टेशन, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इंडिया की जब बात करते हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर एलोकेटेड हेलीकॉप्टर्स हैं। फिर टेक्नोलॉजी में जिद्दत आने से मौजूदा मशीन 2028 के इलेक्शन में दोबारा इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगी। अच्छा, तो जावेद अब्बासी साहब, ये जो रिजर्वेशंस है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से तो ये कह दिया गया था कि जी बैठ के बात, ऑल्दो के फिर गवर्नमेंट ने जल्दी मचाई, लेकिन ये जो रिजर्वेशन जो इलेक्शन कमीशन की है, इनको कोई एड्रेस करने का सोच रहा है? और इनको एड्रेस किए बगैर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है सर? देखो, मैं जब अपनी बात कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि आईने पाकिस्तान ने ये अख्तियारात सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया है कि मुल्क में जब भी इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। ना किसी प्रोविंशियल हुकूमत की है, ना किसी सेंट्रल हुकूमत की है, ना किसी एग्जेक्टिव के और अदारे का काम है। अब अगर आप एक लॉ पास करवाने जा रहे हैं, एक लॉ आपने लाना चाह रहे हैं, और अगर आपकी नीयत यही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और वो अदारा जिसने ये इलेक्शन करवाने हैं, वो अदारा आज कह रहा है कि अगर ये लॉ पास हो गया तो आइंदा आने वाले इलेक्शन मुल्क के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होंगे, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी जो अदारे ने इलेक्शन करवाने हैं। तो हुकूमत को बार बार हम कह रहे थे कि मेहरबानी करके होश के नाखन लें। हम सब कहते हैं कि जितने भी आज तक इलेक्शन हुए उन पर उंगलियां उठी हैं, इसमें भी शक नहीं कि इलेक्शन लॉज को बेहतर बनाने की जरूरत है, इसमें भी शक नहीं कि नई टेक्नोलॉजी अगर है तो उसको जरूर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी तारीख रही है उसमें इलेक्शन कंट्रोवर्शियल रहे। लेकिन हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहे थे कि कोई लॉ ऐसा ना बनाए जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी एतराज हो, सियासी जमातों के भी एतराज हो, ठीक है। और अगर वो लॉ पास हो गया तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। मेहरबानी करके आप ये लॉ के लिए दोनों पार्लियामान की कमेटी बनाए, दोनों हाउसेस की कमेटी बनाए, उनके सामने ये सारी चीजें लेके आए। आप बड़े सीनियर हैं, आपने कई दफा ये प्रोग्राम कवर किए हैं कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी इलेक्शन लॉज एक ऐसा लॉ रहा है कि अगर उसकी मंजूरी हुई है तो हमेशा कंसेंसस पैदा किए गए, क्योंकि अगर वो कंसेंसस पार्लियामान के अंदर नहीं होते तो आने वाले इलेक्शन हमेशा बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल होंगे। लेकिन हुकूमत ताकत की बुनियाद पर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप अब्बासी साहब। इसी बात को लेकर जरा मैं आगे भी चलती हूँ। कादिर मंदोखेल साहब, एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी हुई थी जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने अटेंड की थी। क्या आपने सवाल पूछा था और क्या उनका जवाब था? कल लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग थी हमारी, जिसमें मैं भी एक मेंबर हूँ। तो वहाँ इलेक्शन कमीशन किसी और अलकाबंदी के हवाले से आए थे। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा सेक्रेटरी साहब ये बताया कि कल बिल पास हो गया, आपके 37 एतराज़ात दूर हो गए? कह रहे नहीं। मैंने कहा ये बताओ कि 1.5 अरब या उससे ज़्यादा जो पैसे आ रहे हैं वो फ़ंड का अरेंजमेंट हो गया? कह रहे नहीं। मैंने कहा ये बताया कि इसमें 8 लाख वर्कर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास वो फंड या वर्कर? आप 8 लाख मशीन, 1.5 से 2 लाख वर्कर्स, 2 से 3 लाख वर्कर्स, कानूनी IT एक्सपर्ट्स। कैसे कितनी मशीनें? तकरीबन 8 लाख। तो एक आदमी 4 मशीनें चलाएगा? आप बताएं मुझे। नहीं, वो मशीनें खुद चलानी थोड़ी है। नहीं, ये मशीन पड़ा होगा ना, हाँ। कोई बंदा तो होगा ना जो उसको आगे पीछे उसको संभालेगा ना, या मशीन कमरे में दे दिए वो जाके चाय पीने चला गया? वो तो वैसे ही जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और दीगर अमला होता है उसी को सिखाएंगे, उसमें क्या मसला है? नहीं, तो जो ट्रेनिंग 8 लाख को 8 लाख मशीनें है ना, तो कम से कम एक मशीन पे एक आदमी हो तब भी 8 लाख आदमी हो गए ना। तो 8 लाख लोगों का आप हिसाब लगा लो, कम से कम 200 अरब तो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद ये कितना अरसे के लिए वो जो लोग तैनात आप करेंगे, 2-3 महीने की तो कम से कम आप ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद फिर तैनात करेंगे ये। फिर उसके बाद मैंने इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी से पूछा, मैंने कहा ये बताएं कि ये बता कि इसमें जो बाकी जो चीज़ें हैं जो उसमें आपकी कमज़ोरी आपने सारी की वो आपने दूर कर ली है? बोला नहीं। मैंने कहा ये बताओ कि अब तो कानून बन गया, आपको मानना पड़ेगा? कह रहे देखेंगे। मैंने कहा क्या मतलब देखेंगे? कह रहे कानून तो मुल्क में ये भी बना है कि दहशतगर्दी नहीं होगी। क्या दहशतगर्दी नहीं हो रही है?
तो यकीन करेंगे ये उसके पूरा कमेटी के सामने मैं बात करूं, अनियर बात करूं, सब कमेटी मीडिया के सामने बात की। फिर मैंने सवाल किए, मैंने कहा जनाब अब ये बताओ कि इसमें आप करेंगे, कह रहे कि वो बिल्कुल कूल माइंड होकर बैठा, उसने बोला आएंगे तो देखा जाएगा। ये आएंगे तो देखा जाएगा। डॉक्टर साहब अब आप मुझे पहले तो ये बता दीजिए कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? देखिए, हुकूमत दुनिया के अंदर जो प्रैक्टिस है, जो भी डेमोक्रेटिक एक इलेक्टेड असेंबली होती है वो इलेक्ट्रो रिफॉर्म करती है। उसने इलेक्ट्रो रिफॉर्म करके इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया है कि दुनिया के अंदर ये प्रोसेस है, आप इसको अडॉप्ट करें। अब इलेक्शन कमीशन अपनी कैपेसिटी समझ के अपने तरीकेकार से उसको देख के आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन को कितना टाइम चाहिए, किस तरीके से करेगा, वो अपनी ब्रीफिंग देगा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है, कितने टाइम पे करती है वो और चीज है। मगर इलेक्शन कमीशन ये डिनाई नहीं कर सकता कि दुनिया के अंदर जो ईवीएम सिस्टम चलता है और उससे हम सेटिस्फाई नहीं है और हम नहीं कर सकते। वो ये जरूर कर सकता है, वो जरूर कह सकता है कि ये जो सिस्टम है हमारी सेटिस्फिकेशन और हमें टाइम चाहिए इसके लिए, वो टाइम जरूर मांग सकता है। पैसा जो इतना चाहिए वो कहाँ से लेकर आएंगे? और मैं हमें बताते हैं खजाना खाली है, हम मर रहे हैं महंगाई से। अवाम नहीं, पैसे तो लाजमी है, गवर्नमेंट देगी। नहीं, बात ये होता है ना, पैसे की बात तो बात किया, वो तो कह रहे हमारे इतराजात अभी दूर नहीं हुए, जिस इदारे का इतराजात दूर नहीं हुए है उसे आप जबरदस्ती, वो एक मिसाल है पश्तो का कि नमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? नमाज तो मैंने पढ़ना है। तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है, वो तो आप जबरदस्ती कानून पकड़ा देंगे। जी डॉक्टर साहब, बेहतर नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन के तहफुजात भी दूर किए जाते हैं जिसने इलेक्शन कंडक्ट कराना है? हाँ, देखिए, इलेक्शन के ऊपर 70 से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगते गए हैं, मगर रिफॉर्म होता गया। 18th अमेंडमेंट हुई, फिर 2017 रिफॉर्म हुआ, कुछ न कुछ बेहतरी आई है। मैं समझता हूँ सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन एग्री नहीं है, 37 इरादा है, उसको क्या करोगे? इलेक्शन कमीशन तो एग्री नहीं उसको कराने का। थोड़ी कुछ करना, मुझे ब्रेक लेने दें। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ऑपोजिशन जो कह के बैठी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हाउस ऐलान किया था कि हम इसको अदालतों में चैलेंज करेंगे। क्या ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी और क्या उसका जाना बनता है? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मसला ये है कि ईवीएम का कानून बिल पास हो गया, कानून बन गया, तहफ़्फ़ुज़ात किसी के दूर नहीं हुए। जो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने भी पढ़ के भी सुनाए। अब्बासी साहब पहले बताएं कि यकीनन मेरा ख्याल है कि आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और अगर आपसे बातचीत होने लग जाती हुकूमत की और आपकी कुछ तजावीज़ होती तो वो इससे किस हद तक कदरें मुख्तलिफ होती? क्या इस पर आपका कोई होमवर्क था? देखिए, मैं फिर आपसे ये अर्ज करता हूं कि हम नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए कोई भी हाथ पे जाना जाए तो हमें जरूर जाना चाहिए। ये जो 2017 के लॉ जब पास हमने करवाया था तो उसमें 109 या 110 मीटिंग हुई थी, तमाम सियासी जमातें बैठी थी, स्टेक होल्डर्स बैठे थे, इलेक्शन कमीशन की बातें सुनी गई है, सबके सुनकर उनकी तजवीज़ को इनकॉर्पोरेट करके फिर लॉ पास करवाया गया था ताकि इलेक्शन को बेहतर बनाया जा सके। हम अपने इन साथियों से, ये जो हुकूमत में आज इनसे बैठे हुए हैं, जो ताकत की बुनियाद पर और गाली की बुनियाद पर आज चीज़ करना चाह रहे हैं, हम इनसे कह रहे थे कि मेहरबानी करके आप आए, दोनों हाउसेस की कमेटीज बनाएं, इसको सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, इलेक्शन कमीशन को भी बुलाएं, ये जो जिन्होंने मशीनें तैयार करनी उनको भी बुलाएं, फाइनेंस को भी बुलाएं, ये बुलाएं कि ट्रेनिंग कहाँ होगी, पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें डिस्कस करें। और डिस्कस करने के बाद कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम जरूर बनाएं जिससे आइंदा आने वाला पाकिस्तान का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सके। और ये हम सबके इंटरेस्ट में है, सब सियासी जमातों के इंटरेस्ट में है। लिहाजा वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे अब भी यकीन है कि हुकूमत ने ये पॉइंट स्कोरिंग तो जरूर कर लिया है, ये अपनी मशीन भी शायद ये उन्होंने अभी लॉ भी पास करवा लिया गया है,
लेकिन ये इलेक्शन होने से पहले पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन इन्होंने बना दिया है। अगर इस मशीन के जरिए इलेक्शन होगा तो इसकी कौन क्रेडिबिलिटी मानेगा, जिसको आज इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होंगे, सियासी लीडरशिप भी कह रही है, पार्लियामान भी कह रहा है, मीडिया भी कह रहा है, तो फिर इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। आप भी ये होश के बिल्कुल, नाखून बहुत में बहुत मेहरबानी आम करें, आपने ये बात तनाव की से है बाहर कि बैठें। इतनी कंट्रोवर्सी जनरेट अटैच्ड होने के बाद इसकी क्रेडिबिलिटी क्या और बचती 1.5 है। साल पहले लेकिन मंदोखेल साहब, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में अदालतों में चैलेंज करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी ने ये फाइनल कर लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? और कोई बिल जब पास असेंबली से हो जाता है जिसमें ऑपोजिशन ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया हो, क्या वो चैलेंज हो सकता है? कानूनी राय भी चाहिए आपकी। देखिए, पहले तो ये कि परसों बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया, बिलावल भुट्टो साहब की का ऐलान हमारे लिए पत्थर पे लकीर के बराबर है। तो ये तो दूसरी बात आप करे नहीं है, वो ऑलरेडी इंशाल्लाह हम तैयार कर, लेकिन अब नहीं, वो लॉयर नहीं है ना, मुझे तो आपकी कानूनी नहीं, राय नहीं, भी मैं चाहिए। कानूनी बता रहा हूं। देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, हाँ। वहां से एक बिल पास होता है जिसमें बाकायदा वोटिंग होती है, वोटिंग तो ऑपोजिशन भी उस अमल का हिस्सा बनती है, गवर्नमेंट भी अमल का हिस्सा बनती आपको है। किसने बोला हम अमल का हिस्सा बने? वोटिंग में हिस्सा तो नहीं लिया हमने। कब लिया है? क्यों आप लोग सीट से खड़े, आप लोग तो रो रहे थे जब से कि नहीं, हमें तो कम रो रहे गिना तो गया, हमें कम बकौले गिना आपके गया। रो ही रहते हैं ना, वोटिंग में हिस्सा तो नहीं लिया ना सर, और कैसे लेते हैं? खड़े नहीं हो रहे थे और अपनी ऐसे ही सीट से, लेते मैं हैं खुद जैसे असेंबली में जैसा मौजूद पिछले थी। हफ्ते हुआ। हमारे 170 थे, इनके 100। सर, आप लोग खड़े हुए थे वोट के हक नहीं के मुखालफत में। नहीं, हम इस जी, प्रोसेस खड़े का हुए। हिस्सा नहीं बने, और बिल्कुल आपको किसी ने गलत बताया, प्रोसेस का हिस्सा तो हम फिर नहीं क्यों बने कह रहे हैं थे। कि हमें गलत गिना गया? नहीं, वो तो जो शुरू में 1-2 और बिल थे ना, ईवीएम वाले नहीं थे, ठीक है ना, वो तो 33 बिल थे टोटल उनके, उसमें तो हमारा भी एक बिल था। ईवीएम का जब बिल आया तो आप उठ के चले ठीक है ना, उस वक्त ये हमने निशान नहीं लिया बहरहाल ईवीएम में। नहीं, मुझे बताएं ना, दूसरी बात, ईवीएम का जब बिल आया तो आप उठ के चले गए थे असेंबली से? नहीं, हम एहतजाज कर रहे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि हम सर, कौन से आपने वाले बिल हिस्सा पे लिया चले है, गए। आपके वोट हम कम निकले। नहीं, हम वो अच्छा, जो शुरू में 1-2 बिल थे मैं उसमें डॉक्टर साहब काउंटिंग से- हुई थी, जिसमें इन्होंने एडवाइजर को भी गिना, फिर हमने एहतजाज किया वो सारे। लेकिन बाद में प्रोसेस में कौन सा बिल किस वक्त आया, क्योंकि हम एहतजाज कर रहे थे, हमें कुछ नहीं सुना, न हमने किसी प्रोसेस में हिस्सा लिया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है, आप मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल पार्लियामेंट सुप्रीम मैं उसका हिस्सा हूँ। अगर खुदा न खास्ता वैसे इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि अगर एक बिल पास हो जाए बलूचिस्तान अफगानिस्तान के हवाले कर दे तो क्या वो हो जाएगा, कानून पर अमल हो जाएगा? कानून के इंटरप्रिटेशन, वो तो फिर अदालत ने देखो फैसला। हाँ। अदालत फैसला कर रहा है और अदालत को हम इंशाल्लाह मुतमईन करेंगे। आप चैलेंज हम करने जा जी रहे हैं? बिल्कुल 100%। मैं जब मेरे चेयरमैन ने ऐलान किए तो वो मेरे लिए हुक्म के बराबर है, हम करेंगे। लतीफ कोसा साहब, फारूक नायक साहब, हम मिलकर इंशाल्लाह इसकी तैयारी करेंगे और जमा करेंगे। चले डॉक्टर साहब, ये पहले तो मैं कल तक, अभी थोड़ी देर पहले तक तो यही हो रहा था कि जी गवर्नमेंट ने अपने लोगों को ज्यादा गिना, हमारे लोगों को कम गिना। अभी ये कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि हम तो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं थे। क्या ये इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे? जितना मैंने खुद पार्लियामेंट में बैठ के देखा, ये खुद अपनी सीट से खड़े होते थे। टोटल 59 थे। डॉक्टर साहब, मैं ऐसी बातें की गई, ऊपर कैमरा होती है, और ऐसे असेंबली को क्वेश्चन मार्क किया गया कि असेंबली के लिए ये कहा गया कि यहाँ पे, और रोका गया कुछ पार्लियामेंटेरियन की तरफ से, बाकायदे रोका गया, जो बाकायदे रोका गया कि इनको रोको यहाँ पे और इनको आगे जाने नहीं दो, गिनती करने वालों को। मैं समझता हूँ मुनासिब बिल्कुल जो है वो नहीं था जिस तरीके से किया गया। आप एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हर चीज होती है, और मुझे बहुत अफसोस हुआ उस दिन जब जिस तरीके से जो है वो रोकने की कोशिश की गई। सही, अब कंफर्म कर लिया ना इन्होंने खुद भी। नहीं तो आप खुद मुझे भी बताएं confirm कि करिए। आप इसको कह रहे हैं कि ये इस अमल का हिस्सा नहीं थे? 221 मेंबर थे हमारे। और कौन से वाले बिल के डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, कौन से वाले बिल? आपने शुरू में ही, शुरू में ना गिनती हुई तो ईवीएम वाले तो नहीं था, कलभूषण वाले पे तो हम एहतजाज कर रहे थे, हम तो गद्दार के नारे लगा रहे थे। कलभूषण के जो यार है गद्दार है, सबसे पहले मैं लगा रहा था डॉक्टर साहब। आप हम तो ऐसा कानूनी नहीं माहिर थे। होके तो ये बात ना करें, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सारी चीजें हुई हैं। कौन से इंटरनेशनल है जिसको अमेरिका नहीं मानते, को रोका गया। जिसको आप अमेरिका नहीं अमेरिका मानते? हैं, मेंबर थे। आप अच्छा, ये अमेरिका बताओ। हैं। अच्छा, सर, मुझे कैसी बताओ। बातें अच्छा, करते वो हैं? आप अलग हो फवाद चौधरी की तरह। आप भी कहो कि रियासत नाकाम होगी, टीएलपी के साथ मुआहदा करके वो कहा है ना, इसने रियासत नाकाम होगी, इससे बड़ी ब्लंडर क्या हो सकती है? दूसरी बात ये, अभिनंदन को जो आपने चाय पिला के भेजा वो भी इंटरनेशनल अदालत ने मगर कहा। कादिर मंदोखेल साहब जो आप मुझे बताएं। अच्छा, उनकी बात कंप्लीट कर लें, अब्बासी साहब के पास स्टाइल सही नहीं था। जो स्टाइल आपने असेंबली में अपनाया था, मैं नहीं समझता कि ये असेंबली डॉक्टर साहब
मेरे स्टाइल से तो आप जरूर नाराज हुए, मगर स्पीकर का स्टाइल आपने देखा था, उसकी धमकी देखी थी। और मैंने कौन सी गलत बात की है? आप कस्टोडियन, आपका स्पीकर है, मुझे एक फुटेज तो दिखा दे जो मैंने कोई गाली दी, मैंने कोई गलत बात की, एक भी बता दे मुझे। अगर होता तो अभी 36 घंटे हो गए, अभी तक आ जाता। लेकिन स्पीकर का रवैया तो आपने देखा, उसके बारे में भी तो कुछ कह दे। कोई ऐसा कोई इजारादारी तो नहीं होता है, वो स्पीकर एक न्यूट्रल होता है। और सुन लो डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों में या पिछले महीने ने शायद खाकान अब्बासी ने स्पीकर के बारे में क्या कहा, जूता उतार के तेरे सर पे मारूंगा। उस वक्त क्यों खामोशी थी? उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था उनको? देखिए सारा गलत है। देखिए सब वो भी गलत है, ये भी गलत है। जूता मार के उसको आप कंपेयर करें मेरे एहतजाज से कि मेरे चेयरमैन को स्पीच दिया जाए, इसको आप जूते के साथ बराबर करें। खुदा का वास्ता डॉक्टर साहब ऐसा ना करें ना, आप ये कह देना। कादर भाई, अब्यूज लैंग्वेज चाहे किसी की तरफ से भी हो, डॉक्टर साहब मैं चैलेंज करता हूं, मेरी तरफ से कोई अब्यूज लैंग्वेज हो तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। डॉक्टर साहब चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे, लिया है ना आपके पास असेंबली का, आपने वो खुफिया कैमरे भी पिछले दिनों में लगाए थे जो सेनेट के इलेक्शन और जो बरामद हो गए। आप ये एक कैमरे पे तो मेरी गाली रिकॉर्ड की होगी, मुझे बता दे, मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। मगर शायद खाकान अब्बासी साहब ने जूता मारने की बात की, उसकी भी तो आप ख्याल रखें। कादर भाई मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से गिनती करने वालों को रोका जा रहा था, मेंबरान जो है वो आपका आमिर लियाकत का देखा था रवैया, एहतजाज करना आपका हक है। आपका आमिर लियाकत का रवैया देखा था आपने डॉक्टर साहब? आप खुद बता दें। वो भी गलत था, वो भी गलत है। क्या ये बिल जो कानून का हिस्सा, कानून बन गया, पास हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट में आप लोग भी चैलेंज करेंगे? मुश्तरका तौर पे ऑपोजिशन करेगी या पीपल्स पार्टी सिर्फ इरादा रख रही है? देखिए ये तो सियासी जमातें बैठेंगी, लीडर अपोजिशन भी, बाकी जमातें जो बैठ के जो भी फैसला करेंगी वो हम सब के लिए काबिल कबूल है। मैं जाती तौर पर इस बात का हमेशा से मुखालफ रहा हूं कि अगर पार्लियामान कोई बिल पास करता है तो हमें अपना बिल जो है वो लेके जाना नहीं चाहिए किसी भी दूसरे अदारे के पास, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अख्तियार सिर्फ पार्लियामान को अख्तियार है कानून साजी का, और अगर हम अपनी लेके लेजिस्लेशन जाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है तो ये कोई बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। लेकिन इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया अपोजिशन ने, अब हमारे पास चॉइस इन्होंने नहीं छोड़ी। हमने इसकी मिन्नतें की हैं कि मेहरबानी करके ये काम ना करें कि ये मामला अदालतों में जाए और अदालतें ये फैसला करें। ये पार्लियामान में फैसला करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत चूंकि डिटरमिन है, वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल ये फैसला पार्टीज ने करना है, पार्टी फैसला करेगी। लेकिन अगर पार्लियामान के फैसले को स्ट्राइक डाउन करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन होगा कि लेजिस्लेशन आइंदा हम करेंगे तो क्या अदालतें ही पर उन पर फैसले करेंगी? तो ये दोनों तरफ मेरा ख्याल है कि लीडरशिप को भी देखना चाहिए, पार्लियामान को भी देखना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि अगर ऑपोजिशन जो है उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है और अगर क्योंकि अगर कंसेंसस नहीं है और तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन भी फरीब बनेगा, सेनेट के मामले में भी यही हुआ था, उससे भी आपको एक तरह से सुबकी का सामना ही करना पड़ा जो शो ऑफ हैंड्स का आप लोग कर रहे थे, तो बेहतर नहीं होता कि कंसेंसस के साथ, ताकि उसको इजीली एप्लीकेबल भी बनाया जाता और फिर 2023 के अगर इलेक्शन 2023 में ही होते तो फिर उसको क्या था बाई इलेक्शन भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जाती। आप कैसे इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं? नादिया, पहली चीज तो ये कि असेंबली के अंदर कोई भी लेजिस्लेशन होती है उस लेजिस्लेशन को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से वो चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं ये डॉक्टर साहब आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। अगर गलत तरीके से लेजिस्लेशन हुई हो तो आपने देखो 1973 की बात, चैलेंज हर लाख 2018 के अंदर आपने अमेंडमेंट की थी, 18th अमेंडमेंट में उसकी अमेंडमेंट कर दी थी कि कोई जो है वो जो टोटल स्ट्रेंथ होता है उस टोटल स्ट्रेंथ के मुताबिक जो है उसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो भी आप जो है उस वक्त एक बहस चली थी कि सुप्रीम कौन, पार्लियामान सुप्रीम या नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो अमेंडमेंट में ऐसी कोई बात नहीं। जुडिशरी खुद कहती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो इस वजह से पार्लियामेंट के अंदर जो भी कानून साजी होती है, ठीक है ठीक है ये ठीक है। मैं बस लास्ट कमेंट कादिर मंदुखैल साहब से ले लूं सर। 18 अमेंडमेंट, आप लोग सबसे बड़ी पार्टी जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, कानून साजी पार्लिमानी, अब आप पार्लियामान में होने वाला एक लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? देखिए, अगर गन पॉइंट पे पार्लियामान का ये तरीका नहीं है, मेरिट क्या है?
मेरिट ये है कि कौमी असम्बली से पास हो, देन सेनेट से, और उसके बाद सदर सर जब मुमलिकत मुश्तरका साइन इजलास आइन का आइन ही है नहीं, ना ठीक है, देखो ये तो शॉर्टकट रास्ता है ना। सर, लेकिन आइन में आइन इजाजत देता है। आइन में तो ऑर्डिनेंस भी है, तो वो भी आइन जब में तो करते हैं, ऑर्डिनेंस भी है ना, ऑर्डिनेंस पे भी चल रही है ठीक है ना। हुकूमत। तो ऑर्डिनेंस किसने ऑर्डिनेंस को सही कहा? सवाल चलिए, ये है, मेरा चलिए, मेरा आखिरी ठीक जवाब है, ये ठीक है, है। क्या फर्क मैं- पड़ता जहाँ इतना टाइम गुजर के वहाँ बिल्कुल, महीना डेढ़ मैं महीना तो इस मजीद बात गुजर पे जाता, आपके साथ हूं, क्या लेकिन फर्क एक चीज पड़ता? हो गई है, तो एक चलिए भी कंसेंसस आगे से हो बढ़ जाता है। जाते हैं। बहुत शुक्रिया पीपल्स मंतुकील पार्टी ने 18वीं तरमीम जो मुतफक्का की है, जुल्फकार अली भुट्टो ने जावेद संविधान का अब्बासी आइन साहब दिया है। बहुत शुक्रिया, मंतुकील साहब, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत अच्छा होता, आइडियल होता कि अगर कंसेंसस होता, खासतौर पे इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर तोड़ते। अब जो है वो इतना कंट्रोवर्शियल होने के बाद इस पे एक अभाम है कि आने वाले इलेक्शन में इस पर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, बट लेट्स सी। प्रोग्राम से नादिम से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।